दोस्त मेरे कहने पर इस एने को जरूर देखना, यह एने बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसे देख तुम्हें डीमन स्लेयर की याद आ जाएगी। तो ये कहानी है जिंता की, जिसकी बहन एक डीमन होती है। इसी वजह से उसके पिता उसकी बहन को बहुत मारते पीटते, और इसी वजह से जिंता अपनी बहन को लेकर भाग जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। पर फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिंता अपनी बहन को मारने के लिए एक सफ़र पर निकल पड़ता है। तो आखिर क्यों एक भाई जो अपनी बहन से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, उसने अपनी ही बहन को मारने का संकल्प लिया। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1830 में होती है, जहां एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को पीट रहा था। वो बच्ची अपने बड़े भाई से मदद मांगती है, जो ये सब देख रहा था, पर उसका भाई भी वहां कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वह आदमी उस छोटी सी बच्ची को एक जगह पर कैद कर देता है, और हमें पता चलता है कि यह आदमी उस बच्ची का पिता है। जिसके बाद इस तेज बारिश में उसका भाई चिंता अपनी बहन के पास जाता है, पर वहां उसकी बहन नहीं होती। जिसके बाद वह अपनी बहन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे उसकी बहन सुजुने सामने दिखाई देती है। सुजुने रोते हुए अपने भाई को देखती है, और जब जिंता उसके पास जाता है तब वो कहती है कि आप मुझसे दूर रहिए, वरना पिताजी आपको भी पीटेंगे। पर तभी जिंता कहता है हम यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन इस काली बरसात वाली ठंडी रात में एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ बहुत ठंड थी, पर ये दोनों इस बात से खुश थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन इसके कुछ देर बाद सुजुने बेहोश हो जाती है, और जैसे ही चिंता भी बेहोश होने वाला था, तभी उसे अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला कोई शख्स नजर आता है। पर फिर वो बेहोश हो जाता है, और फिर जब उसकी आंख खुलती है तब हम देखते हैं कि वही आदमी जिंता को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने साथ ले जा रहा था। उसकी बहन भी वहीं थी। जिसके बाद यह आदमी जिंता को नीचे उतारकर उसे खुद चलने को कहता है। जिसके बाद ये दोनों भाई बहन उस आदमी के साथ एक गांव में आते हैं, और हमें जानने को मिलता है कि इस गांव में सिर्फ ब्लैक स्मिथ रहते हैं जो कटाना बनाते हैं। फिर जैसे ही यह सब उस आदमी के घर तक पहुंचते हैं, उस आदमी की बेटी अंदर से आकर अपने पिता के सीने से लग जाती है। जिसके बाद उस बच्ची के पिता कहते हैं कि अब से ये दोनों हमारे साथ रहेंगे, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर। जो बात सुनी लड़की जिंता के पास जाकर अपना नाम शिरायूं की बताती है। ये दोनों भाई बहन भी उसे अपना नाम बताते हैं, पर सुजू में देखती है कि शिरायूं की जनता से कुछ ज़्यादा ही प्यार से बात कर रही है, जो शायद उसे पसंद नहीं आता। अब रात में जब जनता को नींद नहीं आती, तब वह देखता है कि यह महाशय अपनी तलवार चमका रहे हैं, और यह एक पहरेदार है जो लोगों की हिफाजत करते हैं। अब अगले दिन जब शिरायू की सुबह उठती है, वो चिंता को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता हुआ देखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सभी एक साथ नदी में नहाते हैं। यहाँ इनकी एक और दोस्त बनती है। ये सब बहुत खुश होते हैं। अब शाम को घर लौटते वक्त इनकी नई दोस्त चितोंसे की माँ उसे लेने के लिए आ जाती है, पर चितोंसे की माँ को देख शिरायुकी की आंखों में ज़रा उदासी सी आ जाती है। जिसके बाद अब एक साथ जाते हुए जिंदा कहता है तुम्हारी माँ का नाम योगा से है ना, और मैं जानता हूँ कि उन्हीं की बदौलत हमें इस गांव में रहने की इजाज़त मिली है। पर वो कभी शाइन से घर नहीं आती। शिरायु की कहती है हाँ, क्योंकि वह यीशु की ही में है, और दोस्तों जो पुजारन अग्निदेव की पूजा करती है उसे यीशु की ही में कहा जाता है। और उन्हें देखने की इजाज़त सिर्फ गांव के मुखिया और शिरायुगी के पिता को है, क्योंकि यीशु की ही में नॉर्मल लोगों के साथ बात नहीं कर सकती, उन्हें इसकी इजाज़त नहीं है। शिरायुगी ने भी अपनी माँ को कई सालों से नहीं देखा। अब 3 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंता महाशय के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर महाशय आसानी से जिंता के वारों से बचकर उसे आसानी से हरा देते हैं। इसीलिए जिंता कहता है मैं तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। जिस पर महाशय कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है जिंता, तुम धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हो। जिसके बाद महाशय अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। तभी शिरायुकी अपने पिता को उनकी तलवार दे देती है। जिसके बाद शिरायुकी जिंता के पास आकर कहती है तुम उदास हो गया तो तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम्हें चेयर करना चाहिए। और वो उसका सिर सहलाने लगती है, पर असल में शिरायुकी की उम्र चिंता से कम है, पर शिरायुकी के अनुसार वो चिंता से ज़्यादा मैच्योर है। और तभी वहाँ सुजुने आ जाती है। शिरायुकी कहती है चलो अब खाने का वक्त हो गया। जिसके बाद ये दोनों जिंता की ओर अपने हाथ बढ़ाती हैं, और जिंता भी अपना हाथ बढ़ाता है। अगले सीन में चिंता काफ़ी बड़ा हो चुका है, और यहाँ की जो पुजारन होती हैं वो चिंता की तारीफ कर रही थी, क्योंकि उसकी डीमन स्लेइंग स्किल्स बहुत कमाल की हैं। और इस बार चिंता ने एक ऐसी डीमन को मारा है जो इस गांव में भेष
बदल कर आया था। तभी एक ताओ बताते हैं कि डीमंस की उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा हो सकती है, पर सिर्फ एक जवान पुजारन का मांस खाकर ही एक डीमन अमर बन सकता है। और इनकी जो पिछली पुजारन थी योगाजे, उन्हें भी एक डीमन ने खा लिया था, और उस डीमन को ये लोग तभी हरा पाए जब शिरायुगी के पिता ने अपना बलिदान दिया। सो यहाँ पुजारन कहती हैं शायद से वो डीमन द सेक्रेट स्वर्ड याराई को हथियाना चाहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यीशु की ही में वंश को मिलती आई है। और किस्से कहानियों के मुताबिक ये पवित्र तलवार याराई इस गांव की बेस्ट स्मिथिंग टेक्निक के द्वारा बनाई गई थी, और शायद से डीमंस अब इसी की ताकत हथियाना चाहते हैं। सो ये कियोमासा नाम का बंदा कहता है अब वो डीमंस अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब मिस पुजान की सेवा यहाँ तो सेंटिनल्स करने वाले हैं, पर यह बात सच है कि उनमें से एक को तलवार चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। यहाँ पर वो जिंता को टोंट मार रहा है, पर तभी पुजारन कहती है इस जगह पर सब बराबर हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि ये पुजारन और कोई नहीं बल्कि शिरायुकी है, जिसके बाद इनकी यह मीटिंग समाप्त होती है और सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जिंता के अलावा सब लोग चले जाते हैं, और उसके बाद ये पुशानन अपने पर्दे में से बाहर आती हैं और वह सीधा आकर जिंता से कहती है तुम्हें मुझे प्रिंसेस बुलाने की बजाय मेरे नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा अब मुझे मेरे नाम से पुकारने वाला कोई नहीं बचा। जिसके बाद चिंता शिरायुकी का नाम लेता है, जिससे शिरायुकी खुश हो जाती है, और इसके बाद वो चिंता को बताती है कि आज यहाँ सुजुने भी है। जिसके बाद ये दोनों प्रिंसेस रूम में झांकते हैं जहाँ सुजुने सो रही थी, पर दोस्तों सुजुने का शरीर अब तक बच्ची जैसा ही है, वो ज़रा भी नहीं बढ़ा। उसे देख जिंता कहता है मैंने कितनी बार इसे यहाँ आने से मना किया है, पर यह सो शिरायुकी कहती है कि यह यहाँ पर बस तुम्हें देखने आती है, क्योंकि जिंता के अब एक डीमन हंटर बन जाने की वजह से उसे घर जाने का मौका ही नहीं मिलता, और इसी वजह से सुसुने जिंता से नहीं मिल पाती। जिसके बाद जैसे ही सुसुने की आंख खुलती है, वह चिंता को देख वेलकम होम बोलती है। सुचिंता कहता है कि सुसुने मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि तुम्हें शाइन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही यहाँ के नियम है और तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। सो सुजुने कहती है ठीक है। जिसके बाद सुजुने यहाँ से चली जाती है ताकि कोई उसे देख ना ले। उसके जाने के बाद शिरायुकी कहती है सुजुने कितनी प्यारी है ना। जिंता कहता है हाँ, पर कभी कभार बहुत परेशान कर देती है वह। जिसके बाद शाइन की ओर ताओ आते हैं और वो कहते हैं प्रिंसेस मैंने आपको जो प्रपोजल दिया था उसके बारे में आपका क्या कहना है। और फिर वो चिंता को देख उसे यहाँ से जाने को कहते हैं, और जब चिंता कुछ कहने की कोशिश करता है तब शिरायुगी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। लेकिन चिंता के जाने से पहले वो कहती है तुम इस गांव के रखवाले हो और तुम्हें अपना कर्तव्य हमेशा निभाना होगा। और दोस्तों इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शिरायुगी के माता पिता गुजर चुके थे, और फिर रात के वक्त शिरायुगी जिंता को बताती है कि अब वह एक इसकी ही में बनने वाली है, क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद अब उसे ही इस गांव की जिम्मेदारियां संभालनी होगी। पर इसका मतलब ये भी होगा कि जिंता फिर शरायकी को कभी नहीं देख पाएगा। सुजिंता कहता है मैं अपने तरीके से तुम तक पहुंचूंगा, और चाहे कुछ हो जाए तुम्हारे पिता की तरह एक डीमन हंटर बनकर इस गांव का वो योद्धा बनूंगा जो पुजारन की रक्षा करता हो। ये बात सुन शिरायुगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और शायद यही याद करते हुए प्रेजेंट में जिंदा शाइन से चला जाता है। पर इसके बाद हम दो डीमंस को देखते हैं जो यहाँ एक प्लान बनाकर आए हैं, और इनकी नज़र है सुजुने पर। जिसके बाद अगले दिन सुबह जिंता उठ चुका है, और फिर सुजुने भी उठ जाती है, और जैसे ही सुजुने को पता चलता है कि आज दोपहर तक जिंता को शाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है, तब इस बात से सुजुने बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सुजुने की एक आंख बिल्कुल डीमन की तरह है, और इसी वजह से वह हमेशा एक बैंडेज बांधे रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब इनकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खुशहाल है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती हैं मिस प्रिंसेस शिरायुकी, और शिरायुकी छुप कर आई है ताकि वह आज जिंता के साथ वक्त गुजार सके। सुजुनी कहती है हम सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह तीनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। सुजुनी कहती है आपको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था। जिंता कहता है चुपचाप खाना खाओ वरना मैं थप्पड़ मार दूंगा। जिस पर शिरायुकी कहती है तुम सुजुने को कभी थप्पड़ मार ही नहीं सकते। जिस पर वो कहता है ज़रूरत पड़ने पर एक भाई को कठोर भी बनना पड़ता है। पर ये दोनों ही जनता की बातों को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि जब सुजुने जिंता के सामने अपना चेहरा करती है तब जिंता उसे थप्पड़ नहीं मार पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुने बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जिंता को आज पूरा दिन शिरायुकी के साथ बिताने को मिला है, जिससे जिंता खुश होगा। और जिंता को खुश देख सुजुने खुश होती है। जिसके बाद ये दोनों सुजुने को यहीं छोड़ चले जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों को एक साथ घूमते हुए एक किसान
देख लेता है और वह हैरान हो जाता है कि चिंता किसी खूबसूरत लड़की के साथ है और दोस्तों फिर तेजी से इसकी खबर पूरे टाउन में फैलने लगती है, जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ ये चितू से जिंता से पूछती है कि यह लड़की कौन है। जिंता कहता है मेरी एक दोस्त, जिसके बाद ये दोनों अपना ऑर्डर देते हैं और इसके बाद ये दोनों बात करते हैं कि चितू से शिरायुकी को नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने कई सालों से शिरायुकी को नहीं देखा है। तभी चितो से इनका ऑर्डर लेकर आ जाती है, पर दोस्तों इनके ऑर्डर के अलावा चितो से जिंता के लिए उसकी फेवरेट डिश लेकर आती है जो उसे बचपन से पसंद है, उस राइस क्रैकर को खाने के बाद चिंता कहता है ये बहुत अच्छा है, जो बात सुन चितो से खुश होकर यहाँ से चली जाती है। जिंता कहता है अब हम पहले जितने फ्रेंडली नहीं रहे क्योंकि अब मैं ब्लीच सेंटिनल बन चुका हूँ। जिसके बाद ये दोनों बातें करते हैं। जिंदा कहता है तुम्हारे पिता हमेशा कहा करते थे कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, उन्होंने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। शिरायुगी कहती है मैं दुआ करूंगी कि हम मेरे माता पिता की तरह उनके नक्शे कदम पर चल सकें। अब शाम के वक्त यह नदी किनारे आते हैं और आज का दिन उसके साथ बिताने के लिए शिरायुकी जिंता को शुक्रिया कहती है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल पहले की तरह बात करना चाहती थी, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी और यहाँ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिसके बाद वो जिंता को बताती है कि वो क्योमासा से शादी करने वाली है। गांव के चीफ ने मुझसे कहा कि डीमंस मुझे मारने के लिए आएंगे, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपना उत्तराधिकारी पैदा कर देना चाहिए और क्योमासा इसी गांव में पैदा हुआ। हम दोनों की शादी सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और गांव की पुजारन होने के नाते मैं इसे मना नहीं कर सकती, पर शरायूं की होने के नाते मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर मुमकिन हो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहूँगी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। जिंदा कहता है मैंने इसुकी ही की हिफाजत करने की कसम खाई थी, शिरायुगी की नहीं, और इसीलिए मैंने हर दिन कड़ी मेहनत की, पर आज अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी पाऊंगा। जो सुन शिरायुकी कहती है तुम और मैं एक जैसे हैं, हम प्रायोरिटी उन्हीं चीज़ों को देते हैं जो ज़रूरी होती हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग भी गई तब भी मैं तुमसे कभी नज़रें नहीं मिला पाऊंगी और इसीलिए मैं एक ईशु की हीमे के तौर पर अपनी ज़िंदगी जीऊंगी, लेकिन मेरा दिल आखिरी दम तक सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। जिंता भी वादा करता है कि वह भी उसका रक्षक बनकर हमेशा उसकी हिफाजत करेगा, पर दूसरी ओर हम सुजुनी को बिल्कुल अकेला देखते हैं, बिल्कुल तन्हा। जिसके बाद शाइन में जिंता को पता चलता है कि पास ही के जंगल में 2 डीमंस को देखा गया है और उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी जिंता को सौंपी जाती है। अब फिर जब जिंदा यहाँ से जाने लगता है तब क्योमासा उसे रोकता है और कहता है तुम जान चुके हो ना कि यसुकी ही में और मैं शादी करने वाले हैं, तब भी तुम इतना शांत क्यों हो। जिंदा कहता है राजकुमारी की खुशी और इस गांव की सुख शांति के लिए। यह बात सुन के उमासा कहता है सच में तुम पागल हो। जिंदा ये कहकर चला जाता है कि शायद हाँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिशु ने जो घर पर अकेली थी उसके पास एक मोहतरमा आती है। दूसरी ओर जिंता जंगल में आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक उस पर हमला हो जाता है, पर जिंता अपनी तलवार से उस हमले को रोक चुका था और तभी धुएं में से निकलता है एक डीमन। उसे देखते ही चिंता उसकी ओर हमला करने जाता है, पर इसका शरीर बहुत मजबूत था, साथ ही चिंता थोड़ा घायल भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद चिंता इस डीमन पर एक और स्ट्राइक करता है और इस बार चिंता के हमले से इस डीमन का एक हाथ कट जाता है। लेकिन इसके बाद वो डीमन अपना हाथ उठाकर कहता है मैं जानता था इसमें मजा आएगा। इंसानों के मुकाबले हम डीमंस की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, पर इंसान अपनी टेक्निक्स को पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सौंपते रहते हैं। वैसे फ़िलहाल तो मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर तुमने ये तलवार क्यों उठाई हुई है। जिंदा कहता है उन लोगों की हिफाजत करने के लिए जो मेरे दिल के करीब हैं। दूसरी ओर उस डीमन की वह दूसरी साथी डीमन सुजुने के पास आई हुई है और यहाँ वो सुजुने से कहती है शायद तुम अपने भाई से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हो और यही प्यार तुम्हें अब तक इंसान बनाए हुए हैं। सुजुने उस डीमन से कहती है हाँ मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। सो अब वो डीमन उसे बताती है कि कोई तुम्हारे भाई को नुकसान पहुँचाना चाहता है और मैं तुम्हें वह ताकत देने आई हूँ जिससे तुम अपने भाई को बचा सको। लेकिन सुजुने एक डीमन के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर देती है, लेकिन तभी वो डीमन सुजुने के माथे पर उंगली रखती है जिससे सुजुने को कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं जहाँ शिरायुकी कियोमासा के साथ वो सब करने के लिए कपड़े उतार रही है। ये डीमन कहती है मैं भविष्य देख सकती हूँ, साथ ही दूसरों को भी कुछ झलके दिखा सकती हूँ। सुजुनी कहती है नहीं ये सब झूठ है। वो डीमन कहती है चलो ठीक है तो तुम खुद चलकर
क्यों नहीं देख लेती, मेरी बात मानो, तभी तुम अपने भाई को बचा पाओगी। और अपने भाई के लिए सुसु ने उस डीमन की और हाथ बढ़ा देती है। दूसरी ओर चिंता उस डीमन से पिटते हुए नदी में आ गिरता है। तभी वह डीमन भी उसके पीछे आ जाता है। अब यहाँ जिंता भी उस डीमन से एक सवाल पूछता है, आखिर तुम इंसानों को दर्द क्यों पहुंचाते हो? ये कहता है, हम डीमंस अपनी जिंदगी में किसी ना किसी उद्देश्य के साथ आते हैं और मेरा उद्देश्य यहीं पर है और इंसानों को मारना हमारी फितरत है, वरना हम डीमंस कैसे कहलाएंगे। और इसके बाद वो डीमन जिंता से लड़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ा लेता है। जिंता गहरी सांस लेकर डीमन पर हमला करने जाता है, पर डीमन के हमले से उसका एक हाथ कट जाता है और वो डीमन अपने दांतों से जिंदा की तलवार भी तोड़ देता है। पर तभी जिंदा अपनी टूटी हुई तलवार पकड़ उसे डीमन की छाती में दे मारता है और अपना पूरा जोर लगा देता है और खून बहने की वजह से वो डीमन वहां मारा जाता है। पर मरते हुए वह डीमन कहता है, मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। अब से 170 साल बाद शैतानों का देवता इस गांव में आएगा सब कुछ तबाह करने के लिए। और तभी अचानक जिंता के जहन में सुसुने का जिक्र आता है और यहाँ ये डीमन कहता है, इंसान ये लो मेरी ओर से तुम्हारे लिए तोहफा। और उस डीमन का वो कटा हुआ हाथ जिंता के मुंह को पकड़ लेता है और अब उस डीमन की आवाज आती है, तुम ये तलवार दूसरों की हिफाजत करने के लिए उठाते हुए आना, लेकिन क्या हो जब वो लोग तुम्हारी हिफाजत के लायक ही ना बचें। और जिंता यहाँ बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओमासा शिरायुगी के साथ वो सब करना चाहता है। इस वक्त सबसे सही वक्त है, यहाँ कोई नहीं है। अब शिरायु की आंखों में आंसू लिए जिंता को याद करते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है, जो देख क्योमासा कहता है, सच में तुम दोनों पागल हो। और अब जैसे शिरायु की आगे बढ़ती है कि उमासा अपने कदम पीछे करने लगता है, लेकिन इनके कुछ करने से पहले ही वहां ये दरवाजा तोड़ डीमन आ जाती है। और उसी के साथ यहां आ चुकी थी सुजुने। दूसरी ओर जिंदा को होश आता है, वो देखता है कि उसका कटा हुआ हाथ वापस आ चुका है। जिंदा तुरंत भागकर सुजुने के लिए जाने लगता है, पर तभी जिंदा देखता है कि गांव में चारों ओर आग लगी हुई है। यहाँ सुजुनी शरायकी से पूछती है, मुझे लगा कि तुम चिंता से प्यार करती हो, पर देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए तो कोई भी चलेगा। जिंता अपने घर पर पहुंचता है, पर वहां कोई नहीं होता। वहीं गांव के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ सुसुनी कहती है, बस अपनी भाई की खुशी के लिए मैंने अपने जज्बातों को दिल में दबाकर रखा, पर लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? शिरायुगी कहती है, मैं समझ चुकी हूं कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, इतना प्यार कि तुमने चिंता के लिए अपने शरीर को छोटा रखा ताकि तुम हमेशा उसकी छोटी बहन रहो। पर तुम मुझे माफ कर दो, ईशु की ही में होने के नाते मुझे इस गांव की लीगसी को बचाना होगा। जो सुनसुस उन्हें कहती है कि क्या तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ना चाहा और तुम वो सब कुछ फेंक रही हो? वो हंसते हुए कहती है, तुमने तो मुझे बेवकूफ़ बनाकर रख दिया, पर अब मैं हर एक चीज़ का हिसाब लूंगी। वो डीमन सुजुने के कान भरते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये राजकुमारी एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे भाई को धोखा देकर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। और अब सिर्फ तुम अपने भाई को बचा सकती हो इस औरत को मारकर। ये बात सुनते ही सुजुनी की बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लैक पावर निकलती है और अगले ही पल में सुजुनी एक एडल्ट लड़की बन जाती है और एक पूरी डीमन। जबकि ओमासा उसे बचाने के लिए तलवार उठाता है, तब वो फीमेल डीमन उसे यह कहकर दूर फेंक देती है कि ये दो औरतों के बीच की लड़ाई है। जिसके बाद वो फीमेल डीमन सुजुने से कहती है कि तुम्हें इस औरत को उस तलवार से मारना चाहिए जिसकी यह हिफाजत करती आई है, इससे इसकी आत्मा को खुशी मिलेगी। जिसके बाद वो उमासा को यहाँ से ले जाती है और सुजुने याराई तलवार निकालती है। तभी जिंता यहाँ भागते हुए आता है, उसे देख शिरायु भी उसकी और भागती है। जिंता भी उसे सीने से लगा लेता है, पर अगले ही पल में शिरायुगी की गर्दन धड़ से कटकर अलग फेंक जाती है। और सुजुने आकर कहती है, आप ठीक तो है ना भैया? उसके हाथों में शिरायुगी का सिर था और इसके बाद सुजुने पागलों की तरह शिरायुगी की बॉडी में ये तलवार मारने लगती है। जिंता गुस्से में आकर अपनी तलवार से सुजुने पर वार करता है। सुजुने कहती है, क्या हुआ भैया, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? यह मैं हूँ आपकी। सुजुने ये सुन चिंता कहता है, क्या तुम सुजुने हो? पर तुमने शिरायुगी के साथ वो क्यों किया? सुजुने कहती है, वो राजकुमारी आपको धोखा दे रही थी, वो किसी और से शादी कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अब आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, चलिए भैया अब हम घर चलते हैं। पर जिंता कहता है, तुमने उन लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा। तुमने शिरायुगी को भी मार दिया और अब तुम घर जाना चाहती हो। मैं समझ चुका हूँ कि मेरी बहन सुसुजू ने बहुत लंबे वक्त पहले मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिसके बाद चिंता सुसुने पर वार करने लगता है, पर उसकी तलवार ही टूट जाती है। लेकिन इसके बाद उसकी बॉडी में से भी डीमन पावर निकलने लगती है। उसका हाथ उसी
डीमन की तरह हो जाता है जिससे जनता ने फाइट की थी। सुजुने कहती है, आखिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं भैया? मैंने तो उसे आपको खुश करने के लिए मारा है, पर जनता गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो। जो सुन शतुने रोते हुए कहती है, ओ तो आपने मुझे बाकी सब की तरह छोड़ देंगे, आप भी बाकी सब की तरह निकले, आप मेरी दुनिया थे, पर अब आप मुझे मारना चाहते हैं। और यही कहकर वो बिजली की तेजी से जिंता पर हमले करने लगती है और फिर वो अपना हाथ जिंता के पेट में मार देती है, लेकिन फिर वो अपना हाथ निकाल नहीं पाती और इसके बाद जिंता अपनी पूरी ताकत से सुजुने पर वार करता है, लेकिन इतने खतरनाक हमले से भी सुजुने मरती नहीं। उसे जिंदा देख जिंता फिर से उस पर हमला करने जाता है और यह हमला सुजुने को खत्म कर देता अगर उसके सामने ये फीमेल डीमन ना आती, और यह सुजुने को यहाँ से भागने को कहती है। सुजुने वहां से जाने लगती है। जिंता अपना हाथ इस डीमन की बॉडी से निकालने की कोशिश करता है, पर वो डीमन उसे ऐसा नहीं करने देती। पर जाने से पहले सुजुने कहती है, अब मैं हर एक चीज़ से नफरत करने लगी हूँ, मैं ये दुनिया खत्म कर दूंगी, पर सब कुछ खत्म होने से पहले मैं आपके पास आपसे आखिरी बार मिलने के लिए जरूर आऊंगी। फिर ये डीमन हंसते हुए कहती है, आखिरकार मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया, मैंने भविष्य देखा है। आने वाले वक्त में डीमंस बस लोगों के मनोरंजन के लिए किस्से कहानी बनकर रह जाएंगे, और यहाँ मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। और वो डीमन यहाँ मारी जाती है, तभी अचानक बारिश होने लगती है और गांव में जो आग लगी थी वो पूछने लगती है। जिसके बाद चिंता शिरायुकी की बॉडी के पास आता है और रोते हुए कहता है, मैं किसी की हिफाजत नहीं कर पाया। और फिर वो वहाँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। कुछ दिन गुजरते हैं, गांव में रिपेयरिंग का काम चालू हो गया है और यहाँ चिंता भी अपनी सारी पुरानी यादें छोड़ यहाँ से निकलने वाला है, पर तभी उससे गांव का चीफ मिलने आता है। इसके बाद चिंता इन्हें बताता है कि वह ये गांव छोड़कर जा रहा है ताकि वह आने वाले वक्त में शैतानों के देवता को रोकने की तैयारी कर सके, और मुझे ये सब का अंत करना होगा, क्योंकि दोस्तों वो शैतानों की देवता जिंता की बहन सुजुने ही होने वाली है। और क्योंकि सुजुने ने जिंता के प्यार को मारा है, इसीलिए जिंता सुजुने को मार देगा, पर अगर मुमकिन हो तो एक शांति का रास्ता भी अपनाना चाहेगा। ये बात सुन गांव का जीव जिंता को याराए तलवार देता है ताकि वह इसे अपने साथ ले जाए, और अब चिंता ही इस तलवार का असली हकदार है। और अब पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक उसके नाम में कांशी ऐड होगा। अब जिंदा का नाम है जिन्या, और इसके अलावा इस तलवार का ख्याल रखने वाला यसुकी ही में खानदान खत्म हो चुका है, और ये तलवार मंदिर में पड़ी बस धूल खाती रहेगी। इसीलिए जनता को ये तलवार अपने साथ ले जानी ही होगी, राजकुमारी शिरायुगी के लिए भी। और अगले ही पल में मुखिया छुपकर कहता है, मैं जानता था कि तुम और राजकुमारी एक दूसरे से प्यार करते हो, पर मेरा पोता की उमासा भी राजकुमारी से प्यार करता था, और इसीलिए मैंने अपने पोते के लिए राजकुमारी की शादी अपने पोते से करवानी चाहिए। ये सब जानकर भी जिंदा मुखिया को उठाता है और अपने एक नए सफ़र पर निकल पड़ता है। पर तभी चितों से उसके पास आकर कहती है, मेरी नज़रों में तुम जैसे कल थे वैसे ही आज भी हो चिंता, इसीलिए प्लीज़ रुक जाओ। पर चिंता ये कहकर जाने लगता है, मैं वादा करता हूँ मैं लौट कर आऊँगा। और अब चिंता अपने नए सफ़र पर निकल पड़ता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, 170 साल। हाँ, और दोस्तों ऐसे ही वक्त पल भर में गुजर जाता है। 170 साल गुजर चुके हैं और एक बंदा जिसके हाथ में तलवार है वह एक शाइन में आता है, और फिर यहाँ इस शाइन की मीगो यानी पुजान से मिलता है। एपिसोड 2 जिंदा के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए 1850 में आता है। यहाँ हम एक गांव को देखते हैं और यहाँ हमें जजी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सुगाया जनरल स्टोर में काम करता है। जिसके बाद हम चिंता को एक शख्स के आगे बैठा हुआ देखते हैं। तभी वो शख्स ज़ेंजी से कहता है, बाकी का काम तुम संभाल लो, और यह कहकर वो शख्स यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ज़ेंजी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम ज़ेंजी है और मैं सुगाया जनरल स्टोर में एक क्लर्क हूँ। जिंता उसे अपना नया नाम बताता है, जिनिया। और अब तक जजी के बॉस ने जिंता को सिर्फ इतना ही बताया है कि एक डीमन उनकी बेटी की जान लेना चाहता है जिसे वो मरवाना चाहती है। ज़ेंसी जिंता को आगे बताता है कि जिंता को बॉस की बेटी नासू का बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा, जो कि इस साल 13 साल की हो जाएगी। कुछ दिनों से नासू को अपने कमरे के बाहर एक डीमन दिखाई दे रहा है जो उसे देख यही कहता है, मेरी बेटी को लौटा दो। शायद से उस डीमन को लगता है कि नासू उसकी बेटी है और इसीलिए वह उसे किडनैप करना चाहता है। पर तभी वहां नासू आ जाती है। जिंता को देख वो कहती है, ओ तो तुम हो मेरे बॉडीगार्ड, तुम यहाँ से जा सकते हो। और जब ससी नासू को समझाने की कोशिश करता है तब वो कहती है, यह जरूर से कोई स्कैमर है जो बस यहाँ झूठा डीमन हंटर बनकर पैसे कमाने आया है। तुम मेरी बात सुनो, हम तुम्हें
एक फुटी कोड़ी नहीं देने वाले, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। और यह कहते हुए वह यहाँ से चली जाती है और फिर अगले सीन में रात हो जाती है। नासू अपने कमरे में थी, तभी बाहर से ज़ेंजी की आवाज़ आती है जो कहता है कि आपने अपने बॉडीगार्ड को तो भगा दिया, पर कम से कम मैं तो यहाँ रुक ही सकता हूँ ताकि मैं उस डीमन को आपसे दूर रख सकूं। पर दोस्तों, नासू अंदर ही अंदर यह बात जानती है कि उसकी बात पर शायद किसी को यकीन नहीं है, क्योंकि लोगों की नज़रों में डीमंस बस कथा कहानियाँ हैं। और अब नासू कहती है मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, शायद से इसीलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते। और अगले ही पल में नासू के कानों में उस डीमन की आवाज़ सुनाई देने लगती है और अगले ही पल में ज़ेंजी देखता है कि उसके सामने एक काला साया उमड़ रहा है। नासू झांक कर बाहर देखती है, उसके सामने वही डीमन आ चुका था। ये डीमन आगे बढ़ते हुए कहता है मेरी बेटी को लौटा दो। और भाई ज़ेंजी को लगता है कि अब तो वह गया, पर अगले ही पल में जिंता वहां आकर उस डीमन का हाथ काट देता है। पर जिंता को देख अब भी वो डीमन यही कहती है कि मेरी बेटी को लौटा दो। अब चिंता अपनी तलवार से वार करके उस डीमन के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वह डीमन सायसा वहां से गायब हो जाता है। नासू बाहर आकर कहती है क्या वो डीमन मर चुका है? जिंदा बताता है कि जब डीमंस मरते हैं वो सफ़ेद सी धुंध में गायब होते हैं, यानी कि यह डीमन अब भी जिंदा है और वो वापस आएगा। अब अगले दिन ज़ेंजी जिंता से कहता है आपके मुताबिक वो डीमन अब तक मरा नहीं है, तो क्या आप आज रात यहाँ फिर से रुक सकती हैं? पर जिंता कहता है जजी तुम मुझे नासू के बारे में और बता सकते हो? वो डीमन बार बार यही कह रही थी मेरी बेटी को लौटा दो। जजी बताता है कि लेडी नासू के असली पेरेंट्स के मरने के बाद बॉस ही उनका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह ज़रा भी बुरी नहीं है, वरना बॉस उन्हें कभी अडॉप्ट नहीं करते। और बॉस की ज़िंदगी में भी कम दुख नहीं है। उनकी बीवी को एक डीमन ने मार दिया और फिर उनका बेटा भी कहीं भाग गया, और इन सब का दोस्त बॉस डीमंस को देते हैं। जिंदा कहता है ओ ऐसी बात है। अब शाम के वक्त हम नासू और उसके पिता को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। यह महाशय पूछते हैं नासू जो बॉडीगार्ड मैंने तुम्हारे लिए चुना है वो कैसा है? वो कहती है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वह कोई बुरा आदमी है। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया महाशय। कहते हैं हर एक पिता अपने बच्चे की बहुत शिद्दत से परवाह करता है, इसीलिए तुम्हें शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन नासू को अच्छा लगता है और वो पूछती है कि पिताजी आपने उसी आदमी को हायर क्यों किया? वह कहते हैं कुछ वक्त से डीमंस के देखे जाने की खबरें बढ़ रही हैं। साथ ही एक बात काफ़ी चर्चा में है कि एक आदमी मात्र एक तलवार से डीमंस को मार रहा है, और यह वही आदमी है और मैं जानता हूं कि यह भरोसेमंद है। ये बात सुन नासू समझ जाती है कि उसके पिता को इस बात पर यकीन था कि वो डीमन को लेकर झूठ नहीं कह रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नासू अपने पिता के साथ वक्त बिताते हुए यही सोच रही थी कि इनकी बीवी को एक डीमन ने मार दिया और इनके बेटे को भी एक डीमन ने किडनैप कर लिया, पर फिर भी इन्हें लगता है कि इनका बेटा लौट कर जरूर आएगा। पर लोग यही बातें करते हैं कि आखिर उन्होंने एक लड़की की बजाय लड़की को अडॉप्ट क्यों किया, और यह बातें याद करते हुए नासू को बहुत बुरा लगता है। अब रात के वक्त हम नासू के कमरे के बाहर ज़ेंसी और जिंता को देखते हैं। नासू ज़ेंसी को देख कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो उस डीमन से लड़ भी नहीं पाओगे। और ज़ेंसी यह बात सुन उदास हो जाता है, और इसके बाद वो जिंता से कहती है मेरे पिता को तुम पर बहुत यकीन है, इसीलिए मैं भी तुम पर भरोसा करती हूँ। जिंता कहता है अपने पिता की वजह से? हाँ, आपका एक बहुत ही प्यारा परिवार है, पर वैसे मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं मास्टर जोसो के खोए हुए बेटे के बारे में। ये सुनते ही नासू गुस्से में कहती है मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती जो अपने घर से भाग गया हो। जिंता कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, पर फिर नासू कहती है क्या एक इंसान और डीमन के बीच कोई बच्चा पैदा हो सकता है? जिंता कहता है हाँ। सोब नासू को लगता है कि वो डीमन शायद से उसकी माँ है जो उसे लेने के लिए आई है, पर जिंता कहता है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो डीमन आपकी माँ नहीं है। वैसे क्या तुम जानते हो डीमंस कैसे पैदा होते हैं? जसी कहता है बिल्कुल हमारी तरह डीमंस को जन्म उनके माता पिता देते होंगे। जिंता कहता है हाँ ऐसा होता है, पर डीमंस तब भी पैदा होते हैं जब कोई डीमन किसी इंसान के साथ वह सब करता है, और वह तब भी पैदा होते हैं जब कई सारी नकारात्मक भावनाएं आपस में जुड़ जाती हैं। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि नासू घबराने लगी है, क्योंकि इनके सामने वो डीमन फिर से आ चुकी है। वो आते ही जिंता पर हमला करती है, पर जिंता उसे पीटकर जमीन से लगा देता है। ज़ेंजी कहता है इसे जल्दी से ख़त्म कर दो, पर जिंता नासू से पूछता है क्या मैं सच में इसे ख़त्म कर दूं? क्योंकि अगर इस वक्त मैं इसे मार भी दूं तब भी यह वापस आएगी, क्योंकि इस डीमन को पैदा नासू के इमोशंस ने किया है। नासू की वो भावनाएं जो यह चाहती हैं कि नासू के पिता उस पर ध्यान
दें और यह डीमन भी यही कर रहा है, सिर्फ नासू पर ध्यान दे रहा है। नासू चिल्लाकर कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिंता कहता है मैं जितनी चाहे बार इसे मार दूं ये फिर से पैदा होकर आएगा क्योंकि यह तुम्हारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। नासू कहती है तो अब मैं क्या करूं? जिंता कहता है मुझसे बस ये कह दो कि मैं स्टीमन को मार दूं। और अब हमें पता चलता है कि नासू अपने पिता से बहुत प्यार करती है, पर उसे लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते और लोगों के मुंह से कई तरह की बातें सुन नासू को और भी ज़्यादा बुरा लगता। और अब नासू रोते हुए कहती है ये डीमन में ही हूँ, यानी कि मुझे मरने की ज़रूरत है। पर सेंसी उससे कहता है आप गलत सोच रही हैं, मैं जानता हूँ कि बॉस आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी उनकी कितनी ज़्यादा परवाह करती हैं। बस बॉस की दिक्कत यह है कि वो अपनी भावनाओं को सही से जाहिर नहीं कर पाते। आपको बस उनसे दिल खोलकर बातें करने की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि वो भी आपसे दिल खोलकर बातें करेंगे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। जजी की बातों से नासू को हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वो जिंता से इस डीमन को ख़त्म करने को कहती है, जिसके बाद चिंता अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद इस डीमन की ओर आगे बढ़ता है और एक ही स्लैश में इस डीमन को काट देता है, जिसके बाद वो डीमन सफ़ेद धुंध बनकर गायब होने लगता है। दोस्तों, नासू ने यहाँ पर अपने नेगेटिव इमोशंस पर जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद वो चैन की नींद सो जाती है। पर हम जिंता को बाहर देखते हैं और वह देखता है कि वह डीमन अब तक मरा नहीं है, वह फिर से रीजनरेट कर रहा है। और यही देख जिंता कहता है इस जगह पर एक और औरत थी जिसके अंदर डीमन बनने की काबिलियत थी। यह डीमन सिर्फ नासू की वजह से यह बात नहीं कहता कि मेरी बेटी को लौटा दो। ये डीमन पूरी तरह से रीजनरेट करके यही बात कहता है मेरी बेटी को लौटा दो। जिंता कहता है ये डीमन यहाँ उस बच्ची की बात कर रहा है जिसे जूजो सामा की बीवी ने पैदा किया था, और वह है सुसुने। और दोस्तों, ये डीमन सिर्फ नासू की भावनाओं से नहीं बल्कि जिंता की मरी हुई माँ की भावनाओं से मिलकर पैदा हुई है। और जैसे ही जिंता को इस बात का एहसास होता है, ये डीमन टूट टूट कर यहीं गिरने लगती है। और अब जिंता कहता है हर किसी को वर्तमान में जीना चाहिए, हम खुद को हमेशा पास्ट में कैद करके नहीं रख सकते, इसीलिए प्लीज़ अब आप आराम कीजिए। और यही कहकर जिंता उस डीमन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और यह डीमन कहीं ना कहीं जिंता की माँ ही थी। अब अगले दिन वक्त आता है जिंता के जाने का। जेंजी जिंता को शुक्रिया कहता है। नासू भी कहती है कि वह खुद को बदलेगी, पर ऐसा करने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। साथ ही वो यहाँ शुक्रिया भी कहती है। जिंता कहता है शुक्रिया मत कहो, शायद मैंने भी यहाँ पर एक बहुत पुराना कर्ज चुका दिया है। जब मैं छोटा था तब मैं उसी चीज़ को हकीकत मानता जो मैं अपनी आंखों से देखता, पर कई बार चीज़ें हम जितना सोचते हैं उनसे ज़्यादा गहरी होती हैं। पर मैं बस उस वक्त यह बात नहीं समझ सका और असल हकीकत से भाग गया, और मैं यहाँ उसी की भरपाई करना चाहता था। नासू को उसकी बातें समझ नहीं आती, पर चिंता अलविदा कहकर अब जाने लगता है। उसके वहाँ से निकलते ही जूजो सामा बाहर निकलते हैं। जेंजी कहता है आपको भी उसे शुक्रिया कहना चाहिए था, पर वह कहते हैं मुझे ऐसा करना ज़रूरी नहीं लगा, मुझे यकीन था कि वह ये काम कर लेगा। जजी पूछता है आपको उस पर इतना यकीन क्यों था? महाशय कहते हैं पागलों जैसी बात मत करो, हर पिता को अपने बेटे पर भरोसा होता है, पर उसे यह बात समझ ही नहीं आती। पर दोस्तों, हम समझ जाते हैं कि जिंता इन महाशय की ही औलाद है, और यही कहानी की शुरुआत में सुजुने को पीट रहे थे। अब जैसे ही यह जाने लगते हैं, नासू कहती है क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, क्योंकि जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मुझे दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को उनके लिए अच्छे कार्य करके उनकी काइंडनेस को लौटाना चाहिए। जो सुन महाशय कहते हैं तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बच्चा अपने माता पिता के सारे रहमोकरम का कर्जा चुका सकता है एक अच्छी जिंदगी जीकर। दूसरी ओर हम चिंता को देखते हैं जो आसमान की ओर देख मुस्कुरा रहा था। और दोस्तों, यहीं ये पार्ट 1 एंड होता है। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि तुम्हें क्या लगता है, शिरायुकी ने जो किया वो सही था या सुजुने ने जो किया वो सही था? लेकिन अपना जवाब देने से पहले ये याद रखना कि शिरायुकी ने वो सब अपने गांव के लिए किया और सुजुने ने अपने भाई के लिए। वैसे यहाँ कसूर गलतफहमी का भी हो सकता है, पर तुम इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर तुम्हें हिंदी में एन देखना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके हमें जॉय करके तुम हिंदी में एन का मजा ले सकते हो, और चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए श्या।